टेस्ला कभी भी ऐसी कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप नहीं करेगी जहां पर उन्हें पहले कार सेल करने की परमिशन ना मिले। ये कहना था टेस्ला के सीईओ इलॉन मस्क का। और ऐसे ही एक दूसरे ट्वीट के अंदर जब एक इंडियन यूजर ने उनसे कहा कि इंडिया के अंदर टेस्ला को जल्दी से जल्दी लॉन्च किया जाए, तो उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्डली बोल दिया कि इंडिया में किसी भी बड़ी कंट्री के मुकाबले सबसे ज्यादा टैक्सेस लगते हैं। और ये बात कहीं हद तक ठीक भी है। इंडिया में किसी भी गाड़ी की CIF यानी कि कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्रेट अगर $40,000 या रफली 32 लाख रुपए से कम है तो उस पर 60% और अगर ज्यादा है तो 100% इम्पोर्ट ड्यूटी लगती है। और इस सब के ऊपर एडिशनल 10% सोशल वेलफेयर सेस देना पड़ता है। और इसी रीजन की वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने टेस्ला को सजेस्ट किया था कि वो कम्प्लीटली नॉकडाउन यूनिट इंडिया के अंदर ही लोकली असेंबल करे और 30% पार्ट्स वो लोकल मैन्युफैक्चरर से ले। बट टेस्ला अपनी जिद पर अड़ी रही और उनका कहना ये था कि इंडियन मैन्युफैक्चरर्स में वो कैपेबिलिटीज है ही नहीं कि वो टेस्ला के सोफिस्टिकेटेड पार्ट्स असेंबल कर सके। और इसी चीज पर नितिन गडकरी जी, जो कि हमारे रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, उन्होंने इंडिया टुडे को इंटरव्यू देते हुए बोला कि अगर टेस्ला को ये लगता है कि वो चाइना में गाड़ियां बनाकर इंडिया में बेच सकेंगे तो वो ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे। लेकिन अब कहानी पे मोड़ आ चुका है, क्योंकि 2017 से चली आ रही ये रस्साकसी के अंदर फाइनली टेस्ला ने हार मान ली है। और फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट की माने तो अब टेस्ला इंटरेस्टेड है अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया में ओपन करने के लिए। और आज अब इस वीडियो में यही जानेंगे कि भाई आखिर ये टेस्ला ने 180 डिग्री वाला टर्न लिया कैसे, और कैसे ये भारत सरकार और भारत के लिए एक बहुत बड़ी बात है। अब टेस्ला के इस अचानक हृदय परिवर्तन को समझने के लिए हमें टेस्ला की जड़ें खोदनी पड़ेंगी। अपनी शुरुआत से ही टेस्ला एक बड़ी ही रेवोल्यूशनाइजिंग चीज़ थी। ये कार नहीं, एक टेक बेच रहे थे। इन्होंने शुरुआत में टेस्ला रोडस्टर लॉन्च करी थी, जो कि कोई खास नहीं बिकी थी क्योंकि एक स्पोर्ट्स कार थी। लेकिन असली मज़ा तब आया जब टेस्ला ने मॉडल S को लॉन्च करा, जो कि एक लग्जरी कार थी और इसकी तरफ पूरी दुनिया की नज़रें हो गई थी। पर बड़ी बात तब हुई जब 2017 में मॉडल 3 को लॉन्च करा गया, जो कि एक मास मार्केट इलेक्ट्रिक कार थी। और देखते ही देखते ये गाड़ी पूरी दुनिया के अंदर बेस्ट सेलिंग इलेक्ट्रिक कार बन गई। और इन्हीं सब गाड़ियों की वजह से टेस्ला ने US की मार्केट के अंदर 50% शेयर हासिल कर लिया EV सेगमेंट के अंदर। अब ये सब देखने में तो बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी थोड़ी सी हार्श है। दरअसल 2019 में टोटल फॉसिल फ्यूल कार्स की सेल थी 56 मिलियन यूनिट्स की, और EVs की कितनी थी? सिर्फ 2.1 मिलियन यूनिट्स। और इनके अंदर भी टेस्ला की गाड़ियां सिर्फ 3,67,000 यूनिट्स ही बिकी थी। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि टेस्ला का 50% रेवेन्यू सिर्फ USA मार्केट से आता है, जिससे कि ये समझ में आता है कि उनकी कोई वर्ल्ड वाइड बड़ी प्रेजेंस नहीं है। और इसीलिए टेस्ला ग्लोबली एक्सपेंशन चाहते थे। दरअसल टेस्ला की मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्रीज में होती हैं, जो अपनी 100% कैपेसिटी के अंदर 2 मिलियन यूनिट्स निकाल सकती हैं एक साल के अंदर। और ऐसी उनके पास 3 गीगा फैक्ट्रीज हैं USA के अंदर, एक नेवाडा में है, एक न्यूयॉर्क में और एक टेक्सास में है। लेकिन अगर बाकी दुनिया की बात करें तो टेस्ला की सिर्फ 2 गीगा फैक्ट्रीज हैं, जिसमें एक जर्मनी में है और एक शंघाई चीन में है। और ये कोई सरप्राइज की बात नहीं है कि टेस्ला ने अपने ग्लोबल एक्सपेंशन के लिए यूरोप के अंदर ऑटो हब को चुना, यानी कि जर्मनी को। और ऐसे ही उन्होंने चाइना के साथ भी करा, जो कि एशिया के अंदर सबसे बड़ा ऑटो हब है। और ऐसे डिसीजंस की वजह से उनको बहुत ज़्यादा फायदा भी मिला। जैसे जहां उनका US का रेवेन्यू $40 बिलियन का था, वहीं चाइना से वो सेकंड नंबर पे सबसे ज़्यादा पैसा कमाते हैं, यानी कि $18 बिलियन। और देखते ही देखते चाइना की मार्केट US की सेकंड सबसे बड़ी मार्केट बन गई, जहां पर वो 40% गाड़ियां बेच रहे थे, यानी कि 50% US में और 40% चाइना में और बाकी के रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में। लेकिन चाइना के अंदर सब कुछ हरा भरा नहीं था। दरअसल टेस्ला चाइना से पैसा तो कमा रहे थे, लेकिन वहां पर बहुत सारी मुश्किलों का भी सामना करना पड़ रहा था उनको। और सबसे बड़ी दिक्कत एक मार्केट के अंदर क्या हो सकती है? यस, कंपटीशन। जहां चाइना टेस्ला के लिए सेकंड लार्जेस्ट मार्केट है, वहीं दूसरी तरफ चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स जैसे कि BYD, नियो, गीली और एक्सपैंग वगैरह टेस्ला को कड़ा कंपटीशन दे रहे हैं वहां की लोकल मार्केट के अंदर। और उनका USP है कॉम्पिटिटिवली लोअर प्राइस। हाँ, चाइनीज कार्स काफ़ी ज़्यादा सस्ती हैं और इनके कंपैरिजन में टेस्ला की कार्स के प्राइस $40,000 से चालू होकर $70,000 तक जाते हैं चाइना के अंदर। और इन सब के ऊपर चाइनीज गवर्नमेंट के लोकल इंडस्ट्री को पुश करने के लिए इंसेंटिव्स और IP राइट्स को प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट ना करना एक बड़ा सरदर्द है टेस्ला के लिए वहाँ पर। अब ये जो IP राइट्स वाली मैं बात कर रहा हूँ ना, ये वही है जो वो कॉपी कर लेते हैं किसी की भी गाड़ी उठा के। रेंज रोवर का कुछ बना देंगे और जीप रैंगलर का कुछ बना देंगे, वो सबकी कॉपी कर लेते हैं। अब ये तो रही टेस्ला की वहाँ पर काम करने से जुड़ी दिक्कतें। दूसरी प्रॉब्लम जो टेस्ला को फेस करनी पड़ रही है वो है क्वालिटी इश्यूज। हम सब जानते हैं कि चाइना की मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी कैसी होती है शुरुआत के प्रोडक्ट्स में एटलीस्ट। और अगर हम ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट्स की माने तो टेस्ला को कंप्लेंट्स की वजह से चाइनीज फैक्ट्री में अपनी प्रोडक्शन को 56,000 तक गिराना पड़ा है दिसंबर 2022 से 2023 तक। और तो और इस घटिया क्वालिटी की मैन्युफैक्चरिंग की वजह से उनको 1 मिलियन रिकॉल्स भी करने पड़े हैं अपनी गाड़ियों के। और इन सब परेशानियों के अलावा US चाइना ट्रेड वॉर एक अलग ही मुसीबत बना हुआ है टेस्ला के लिए। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट, जो कि एक चाइनीज बेस्ड न्यूज़ पोर्टल है, उन्होंने रिपोर्ट किया है कि चाइनीज गवर्नमेंट ने टेस्ला को अपनी प्रोडक्शन लाइन शंघाई में बढ़ाने से ब्लॉक कर दिया है। इसी बीच मार्च 2021 में राउटर्स ने
रिपोर्ट किया था कि जासूसी सस्पिशियस के कारण चाइनीज गवर्नमेंट अपने सरकारी कर्मचारियों को गवर्नमेंट ऑफिस के बाहर टेस्ला को पार्क नहीं करने दे रही है। और इन्हीं सब दिक्कतों के चलते चाइना में दिसंबर 2022 में ईयर ऑन ईयर टेस्ला की सेल 21% तक गिर गई। अब इन सब बातों के बाद टेस्ला को ये समझ में आ चुका था कि उन्हें सिर्फ एक बड़ा मार्केट ही नहीं चाहिए, बल्कि एक ऐसा मार्केट भी चाहिए जिसके यूएसए के साथ रिलेशनशिप अच्छे हों। और यहीं पर आता है इंडिया का रोल। टेस्ला को साउथ ईस्ट एशियन मार्केट्स पर कब्जा करना है, और जैसा मैंने अभी बताया वो चाइना से दुखी हैं, और दूसरा बड़ा ऑप्शन उनको इंडिया ही दिखाई देता है मैन्युफैक्चरिंग के लिए। और भले ही 2017 में टेस्ला के लिए इंडिया को इग्नोर करना आसान रहा हो, लेकिन अब वो ऐसा नहीं कर सकते। और उसका सबसे बड़ा रीज़न है वो काम जो गवर्नमेंट ने इंडिया में पिछले कुछ सालों के अंदर करे हैं ईवीज़ के इकोसिस्टम को सुधारने के लिए। इंडिया ने भले ही लेट स्टार्ट किया हो, लेकिन अब गवर्नमेंट कार्बन इमिशंस को लेकर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। इंडिया का गोल है 2030 तक 45% के नीचे कार्बन इंटेंसिटी को करना और 2070 तक नेट जीरो कार्बन इमिशंस तक पहुंचना। और इन सब में ईवीज़ एक बहुत बड़ा रोल निभाने वाली है, जैसा हम सब जानते हैं। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फास्टर अडॉप्शन ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी कि फेम स्कीम लॉन्च किया, जहां कंज्यूमर्स को इंसेंटिवाइज किया जाता है ईवीज़ खरीदने पर। ये पॉलिसी सच में काम करती है, स्पेशली इंडिया जैसे कॉस्ट डोमिनेटेड मार्केट्स में। और इसी की सक्सेस को देखते हुए गवर्नमेंट ने फेम 2 भी लॉन्च कर दिया है, जहां पर वो 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि चार्जिंग स्टेशंस और ईवीज़ की बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स वगैरह में उसको पैसे को इन्वेस्ट किया जाएगा। और इस स्कीम से एस्टिमेटेड 20 लाख पैसेंजर्स को सुविधा मिलेगी और 4 लाख चार्जिंग स्टेशंस खोले जाएंगे छोटे बड़े। साथ ही में गवर्नमेंट ने ओला उबर जैसे कंपनीज को भी ये बोला है कि वो 40% हिस्सेदारी ईवी की रखें अपनी फ्लीट्स के अंदर। इन सब चीज़ों के अलावा गवर्नमेंट ईवी इकोसिस्टम के ऊपर भी बहुत मजबूती से काम कर रही है। सितंबर 2022 में 1,54,000 करोड़ का जॉइंट वेंचर MOU वेदांता फॉक्सकॉन के साथ साइन किया गया है, ताकि इंडिया में सेमीकंडक्टर्स को बनाया जा सके। और ये सेमीकंडक्टर्स वाली बात है ना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में यूज होते हैं ईवीज़ के अंदर इन कंपैरिजन विद इंटरनल कंबशन इंजन। और इस बात को हम फोर्ड की गाड़ियों के एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। फोर्ड की फोकस एक ICE इंजन वाली गाड़ी है जिसमें रफली 300 चिप्स होती हैं, लेकिन वहीं फोर्ड की मार्क E जो कि एक EV है उसके अंदर 3000 चिप्स यूज होती हैं। तो आप खुद सोचिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ऐसे प्लांट्स को बेस करना। इसके अलावा इंडियन OEMs ने लार्ज कंपोनेंट बेस भी डेवलप कर लिए हैं इंडिया के अंदर, जहां पर फैब्रिकेशन, डिफरेंशियल गियर्स वगैरह और मोटर्स वगैरह बनाई जाएंगी। और इन सब चीज़ों के बाद इलॉन मस्क के साथ भगवान ने भी मजाक कर दिया, जहां पर जम्मू और राजस्थान के अंदर भारी भंडार निकला है लिथियम के, और इस वजह से टाटा जैसे बड़े प्लेयर्स EV बैटरीज के अंदर इन्वेस्ट कर पाएंगे, जो कि दिखाता है इंडिया की चेंजिंग इकोसिस्टम को। और यही वो सारे रीजंस हैं जिनके चलते टेस्ला इंडिया के अंदर अपने प्लांट सेटअप करने पर, यहाँ पर गाड़ियाँ बेचने पर और यहाँ से गाड़ियाँ एक्सपोर्ट करने पर इतना ज़्यादा मजबूर हो चुका है। और इन सब चीज़ों के लिए जो सबसे बड़ा श्रेय है मैं बोलूँगा वो जाता है नितिन गडकरी जी को। उनका इस तरीके का विजन और एटीट्यूड टेस्ला को साफ चेतावनी देता है कि आप आओगे तो वेलकम है, नहीं आओगे तो भीड़ कम है। क्योंकि अब इंडिया के अंदर बहुत सारी अच्छी इलेक्ट्रिक कार्स बनने लग गई हैं इन सारे इनिशिएटिव्स के बाद। और इन चीज़ों से हमें आगे भी सीख लेनी चाहिए कि फॉरेन कंपनीज के पीछे भागने से अच्छा ये है कि आप अपनी कंट्री में ही इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोसिस्टम को डेवलप कर लें, ताकि बाहर की कंपनियां भी इंडिया के अंदर आने के लिए मजबूर हो जाएं। और अब जब टेस्ला मजबूरी के अंदर ही सही इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग करने वाली है, तो आप जानते हैं इससे क्या क्या फायदा होने वाला है इंडिया को। एक तो सबसे बड़ा फायदा ये होने वाला है कि जब वो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो वो यहाँ की कंपनीज के साथ कोलैबोरेशन करेंगे, जिससे कि यहाँ के कॉम्पोनेंट सप्लायर को और बाकी कंपनीज को बहुत ज़्यादा सीखने को मिलेगा, और उन कंपनीज के अंदर काम करने वाले इंजीनियर्स बहुत ज़्यादा कुशल होंगे। साथ ही साथ जो लोग टेस्ला के अंदर खुद काम करेंगे, और जब वो टेस्ला को छोड़कर किसी और इंडियन कंपनी में या किसी और दूसरी कंपनी में जाएंगे इंडिया के अंदर ही, तो वो अपनी नॉलेज को वहाँ पर डिलीवर करेंगे। और ऐसा तो होता ही है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है अमेरिका की रिवियन इलेक्ट्रिक ट्रक कंपनी, जिसके अंदर बहुत सारे टेस्ला के इंजीनियर्स काम करते हैं और वहाँ पर अपनी नॉलेज साझा करते हैं, जिससे वो बहुत अच्छे इलेक्ट्रिक ट्रक्स बना पाते हैं। और इससे जो लास्ट और सबसे बड़ा फ़ायदा मिलने वाला है वो मिलने वाला है कंज्यूमर्स को। जब टेस्ला अपनी गाड़ियाँ इंडिया में लेकर आएंगी, तो उस वजह से हमारी इंडियन कंपनीज़ को या बाकी कंपनीज जो इंडिया के अंदर काम कर रही हैं, उनको अपनी टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट मजबूरी में करना ही पड़ेगा, और अपनी गाड़ियों को कॉस्ट इफेक्टिव प्राइजेस पर डालना पड़ेगा, ताकि इंडिया के लोगों का भला हो सके। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स में अपने विचार ज़रूर छोड़िए। थैंक यू।